चलो, हाँ जी, हाइड्रोकार्बन चैप्टर नंबर 10, टॉपिक का नाम है बेंजीन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनेंगे। बेंजीन आपने 10th में भी करा है, इसका फॉर्मूला आप सबको पता है C6H6। इसका फॉर्मूला दिया था माइकल फैराडे ने C6H6, लेकिन वो स्ट्रक्चर नहीं बना पाए थे इसके। वो ये नहीं, उन्होंने बोला था कि बेंजीन नामक एक कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, उन्होंने इसे आइसोलेट किया था, लेकिन उन्होंने इसका फॉर्मूला डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे। फिर एक साइंटिस्ट आए, तो किसने इसको आइसोलेट किया था? माइकल फैराडे ने, लेकिन उन्होंने सिर्फ फॉर्मूला दिया था। उसका स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था अगस्त केकुले। तो मेन इन्हीं का योगदान माना जाएगा बेंजीन को डिस्क्राइब करने में। अगस्त केकुले ने 1865 है ना, 1865 है ना, 1865 में इन्होंने इसको वो किया था, स्ट्रक्चर दिया था। 1825 में फैराडे ने इसे आइसोलेट किया था। ठीक है, फैराडे ने पहले बताया था, लेकिन स्ट्रक्चर इन्होंने बताया। इन्होंने बोला कि ये एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर, मतलब इनको पता नहीं था ये कैसा होता है। C6H6 ने इसे बना के देखा, C6H6 बन ही नहीं रहा था। सीधे सीधे कार्बन लगा के देख रहा था, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड लगा रहा था, इससे बन नहीं रहा था अगस्त केकुले। तो इसने देखा भाई ये 6 कार्बन और 6 ही हाइड्रोजन, ऐसा कोई स्ट्रक्चर तो बन ही नहीं रहा। बहुत सारे इसने अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाए, स्ट्रक्चर्स बनाए, लेकिन बन नहीं रहा था। तो क्योंकि जो दिमाग में चल रहा होता है लगातार, तो वही उसी के ख्यालात आते हैं। तो ये सो रहा था एक दिन अगस्त केकुले, सोते सोते इसको सांप दिखा सपने में। तो सांप ऐसे बैठा हुआ था, तो सांप का जो नीचे वाला पोर्शन है ऐसे गोल रिंग बना के बैठा हुआ था। तो ये तुरंत उठा, इसने बोला कि भैया ऐसा होगा, 6 कार्बन, अंदर रिंग बना दिया उसने सांप का। सांप के सपने से ही इसने स्ट्रक्चर बनाया था। ये इन्हें ऐसे गोल रिंग बना दी। सांप का जो नीचे वाला हिस्सा होता है जिसपे वो बैठा होता है गोल, ऐसे अपनी पूंछ वाला हिस्सा ऐसे रिंग करके बैठा होता है ना। तो ध्यान से सुनना बेटा, बोर्ड की तरफ। तो यहाँ पे 6 कार्बन है, हर कॉर्नर पे एक एक कार्बन, और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन। पहले टाइम पे, पुराने टाइम में बेंजीन वैसे बनाते थे, ऐसे रिंग बना के अंदर सर्कल बना देते थे। आजकल ये सर्कल नहीं बनाते। इसका मतलब है, इसका एक सेंस है कि भैया ये क्यों बनाते। इसका मतलब है कि अंदर डबल बॉन्ड होते हैं ऑल्टरनेट, और ये डबल फिक्स नहीं रहते, ये घूमते रहते हैं। कभी यहाँ डबल होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ, ऐसे ऑल्टरनेट। यहाँ वाला डबल इधर चला जाएगा तो ये आगे चला जाएगा, ये आगे। इसलिए इसने ऐसे रिंग बना दिया कि अंदर वाला बॉन्ड जो है वो फिक्स नहीं रहता, इट इज मूविंग, इट इज डीलोकलाइज्ड। जब मूव करता है उसे डीलोकलाइज्ड कहते हैं। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर अगस्त केकुले ने ऐसा दिया। तो उसने बोला कि भैया इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, वही 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। डबल बॉन्ड यहां बना लो या एक एक छोड़ छोड़ के आगे बना दो। तो ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। बेंजीन की स्टेबिलिटी और बेंजीन का स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करिए। तो आप 2-3 बातें बता देंगे। पहली बात बताएंगे कि भैया इसमें 6 कार्बन होते हैं, हर कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। हर कार्बन, एक कार्बन के साथ देखो कितने बॉन्ड है, 1 2, इसको एक ही गिनते हैं ना। तो 1 2 3, तो एक s में जाएगा, 2 p में जाएंगे, 2 और 1 टोटल कितने हो गए, 3। तो ईच कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो हर कार्बन 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। आप देखो, एक इधर सिंगल बना रहा है, इधर कितना बना रहा है, डबल। तो एक कार्बन का 2 कार्बन के साथ ओवरलैपिंग है और एक हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग है ना। एक कार्बन इसकी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है और इस कार्बन के साथ ओवरलैप कर रहा है, और इस हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर रहा है, ये भी बता देना है ना। तो इसमें 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के कितने बॉन्ड है, 6। तो ये जो 6 है वो सिग्मा, इसमें से एक सिंगल वाला सिग्मा होता है ना। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन कार्बन के सिग्मा बॉन्ड है, 6 सिग्मा बॉन्ड, 6 सिग्मा कार्बन कार्बन बॉन्ड्स एंड 6 CH बॉन्ड्स, 6 सिग्मा CH बॉन्ड। इसमें भी तो सिग्मा ही है, 6 ये वाले बॉन्ड, मतलब टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड है। टोटल कितने हो गए, 6 और 6 12 सिग्मा के बॉन्ड है। वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, 6 कार्बन कार्बन में है और 6 कार्बन हाइड्रोजन में है। ये सब आप बताओगे, ठीक है।
तो ये तो बॉन्ड हो गया। अब कार्बन ने इसके साथ ओवरलैप किया, इसके साथ सिंगल बॉन्ड में ओवरलैप किया, तो बचता है उसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री। हर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री बचता है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन हर कार्बन का एक्स्ट्रा है। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये घूमते रहते हैं, इसे कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस डीलोकलाइजेशन, देखो सिग्मा बॉन्ड आपको पता है कैसे बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है एक्सियल ओवरलैपिंग से, और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, साइडवेज ओवरलैपिंग। ये सिग्मा है और ये कौन सा बॉन्ड है, पाई। तो पाई बॉन्ड होने के लिए उनका ऑर्बिटल का पास आना बहुत जरूरी है। बहुत दूर रहेंगे तो सिग्मा बना पाएंगे लेकिन पाई नहीं बना पाएंगे। तो ये इसके साथ पाई बनाने के लिए इसके पास चला आता है। ऐसे ये भी जब ये आगे डिलोकलाइज करेगा तो ये भी पास आएगा, तो हर कार्बन आपस में बहुत क्लोज होते हैं, तो इनके न्यूक्लियस एकदम पास आ जाते हैं। तो इस पाई बॉन्ड की वजह से जो घूमता रहता है 6 पाई बॉन्ड। अब इसके अंदर कितने पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड और 3। ये पाई बॉन्ड है ना, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड, 1 2 3 पाई बॉन्ड। तो एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 2, तो 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है इनमें, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इनके पास, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड। तो आप सिंपली ये समझाओगे कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है जो डीलोकलाइज्ड है, मतलब ये घूमते रहते हैं ऐसे। वो जो रिंग बनाया था उसने सर्कल इसलिए बताया था कि एक जगह फिक्स नहीं रहते, तो चलते रहते हैं। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसकी वजह से ऑर्बिटल्स एकदम पास पास आ जाते हैं कार्बन के। इसकी वजह से ये बेंजीन इतना स्टेबल होता है, ये जल्दी रिएक्ट नहीं करता और किसी से। तो आप स्टेबिलिटी इज ड्यू टू दिस डिलोकलाइज्ड 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स which makes it more stable by decreasing the interatomic distance। इनके बीच का डिस्टेंस को कम कर देता है। पास पास आ जाएंगे तो आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेंगे ना ये, और किसी से और जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे। इसकी वजह से बेंजीन ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, बेंजीन की स्टेबिलिटी इनकी वजह से होती है, 6 पाई ऑर्बिटल्स की वजह से, इनके डीलोकलाइजेशन की वजह से। ठीक है, तो ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इनकी डीलोकलाइजेशन की वजह से बेंजीन ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इनके आपस में न्यूक्लियस बहुत पास आ जाते हैं। उसके बाद आपने क्या समझाना है, उसके बाद आपने समझाना है, इसका नाम है हक्कल रूल। हक्कल रूल को कहते हैं भाई एरोमेटिसिटी ऑफ कंपाउंड। हक्कल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि भैया एरोमेटिक क्या होते हैं। जो बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं उन्हें एरोमेटिक कहते हैं, और जो स्ट्रेट चेन वाले होते हैं उन्हें एलिफेटिक कहते हैं। बेंजीन से रिलेटेड को क्या कहते हैं, बेंजीन से रिलेटेड को क्या कहते हैं, एरोमेटिक, और जो स्ट्रेट चेन वाले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एलिफेटिक। स्ट्रेट चेन्स को एलिफेटिक कहते हैं, और जो बेंजीन वाले होते हैं उन्हें एरोमेटिक कहते हैं। कौन कौन से, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक मतलब सीधी चेन वाले, ये एरोमेटिक मतलब ये बेंजीन वाले रिंग। तो उन्होंने बोला हर रिंग वाला एरोमेटिक नहीं होता, तो हक्कल ने एक रूल दिया था। हक्कल ने बोला कि ये 3 कंडीशन है। हक्कल ने बोला कि देयर आर 3 कंडीशंस। ये 3 कंडीशन को अगर कोई सेटिस्फाई कर गया तीनों को, तो ही एरोमेटिक माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। पहली कंडीशन है प्लेनैरिटी, मतलब जैसे ये बेंजीन है, इसको अगर मैं बीच में से काट दूं तो आधा हिस्सा और आधा हिस्सा इक्वल दिखना चाहिए। 6 कार्बन के टुकड़े करोगे 3-3 बराबर आएंगे, है ना। तो प्लेनर होना चाहिए, एक प्लेन पे बना होना चाहिए, एक प्लेन पे सिंगल बना होना चाहिए। दूसरा रूल होता है डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, और तीसरा होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। जो ये तीनों रूल को सेटिस्फाई कर जाएगा वही एरोमेटिक कहलाएगा, और जो इनमें से एक को भी किसी को नहीं करता वो नहीं कहलाएगा। तीनों करने चाहिए, एक भी ऐसा हो जो ना हो। बेंजीन तीनों को करता है, देखो कैसे, ये प्लेनर है, एक ही प्लेन पे बना हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कार्बन एक इधर लगा है एक इधर लगा है, अलग अलग प्लेन में नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको आधा आधा काटूं, कहीं से भी आधा काटो, आधा हिस्सा दिखेगा बराबर। दूसरा रूल, पहला रूल ये वेरीफाई कर रहा है, ठीक है बेंजीन। दूसरा डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है अगर इनको मैं शिफ्ट कर दूं सबको, इसको इधर ले जाऊं, उसको इधर उसको इधर, तो उससे इनके स्ट्रक्चर को कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम ही माना जाएगा।
इलेक्ट्रॉन घूमे ना, इसमें घूमने के बाद कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसके बाद उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसके स्ट्रक्चर में, वो खाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं, तो वो एरोमेटिक कहलाएगा। तीसरा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है? n का मतलब है, n जो होता है वो 0 1 2 ये सब होता है। n का मतलब समझ लो कितनी रिंग है, ये एक रिंग है, ये कितनी रिंग है? एक रिंग। तो n को जरा यहाँ 1 डालो, एक रिंग है ना ये, n को 1 डालो, 4 × 1+2 कितना आया? 6, और बाहर है पाई। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं इसमें? है ना, 2 2 4 और 2 6, तो ये एरोमेटिक है क्योंकि तीनों रूल सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला एग्जाम्पल आप ये लिख देना, फॉर एग्जाम्पल करके आप यहाँ बेंजीन बना के बोल देना जी तीनों रूल सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा स्ट्रक्चर ये है, जब दो बेंजीन जुड़ते हैं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। दो बेंजीन जब कंबाइन होते हैं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। अब मुझे चेक करना है जी ये एरोमेटिक है कि नहीं। तो देखो पहला प्लेनर तो ये है ही, डीलोकलाइज मतलब ये इसको इधर ले जाऊं मैं, फिर ये आगे चला जाएगा, ये इधर, ये इधर, ये भी आगे चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स अंदर वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स घूमे तो उससे उनके स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसमें भी डीलोकलाइजेशन है। डबल बॉन्ड को आप रोटेट करा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें। तीसरा देख लो, मेन तीसरा ही है, तीसरा ज्यादातर सेटिस्फाई नहीं होता तो नहीं माना। तीसरा देखो, इसमें कितनी रिंग है? 2, n को 2 डालो, 4 × 2+2 कितना आया? 4 × 2 8+2 कितना आया? 10। 10 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ना, तो 5 डबल बॉन्ड है तो 10 इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, तो ये भी एरोमेटिक है। ये एरोमेटिक के एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, बात समझ में। तीसरा आपके कोर्स में है 3 रिंग वाला। अच्छा वो भी एग्जाम्पल दे देता हूँ जो बुक में पीछे है, जिसका वो नहीं है जो एरोमेटिक, ये तो मैं आपको दे रहा हूँ जो एरोमेटिक है, फिर अभी बुक वाले भी लेते हैं। ये बात समझ में आ गई? इसका नाम है नेप्थलीन। ये नेप्थलीन क्या होता है? वो जो टॉयलेट में सफेद वाली बॉल नहीं रखते, वही है ये नेप्थलीन है। तीसरा है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन क्या होता है? ये दिख रहा है नीचे, एंथ्रासीन ये होता है, 3 रिंग बना दो, बेंजीन की 3 रिंग जोड़ दो। बेंजीन की 3 रिंग जोड़ दो तो ये एंथ्रासीन होता है। एंथ्रासीन में भी ये तीसरा रूल पहले चेक कर लो, बाकी प्लेनर तो है ही, डीलोकलाइजेशन इसमें भी हो रहा है, डबल बॉन्ड घुमाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तीसरा चेक कर लो, कितनी रिंग है इसके पास? 3, n को 3 डालो, 4 3 12 + 2 कितने हो गए? 14 पाई देखो है नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है ना इलेक्ट्रॉन। तो ये तीनों हकल रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने ऑल दीज कंपाउंड्स आर एरोमेटिक। हमसे पूछेंगे बताओ एरोमेटिक है कि नहीं है, तो आप बता देना तीनों रूल सेटिस्फाई कर रहे हैं। फिर आपकी बुक में अब एक एग्जांपल ले लेते हैं जो नहीं है। आपकी बुक में एक कंपाउंड है कुछ ऐसा, मैं आपको एक क्वेश्चन एग्जांपल दिखा देता हूं, बाकी आप खुद कर लेना। एक ये कंपाउंड है जी बुक का, तो ये ऑल दीज आर एरोमेटिक। और देखो जरा ध्यान से, ये है, आप बताना एरोमेटिक है कि नहीं। कुछ बोल रही है क्या बेटा? ध्यान इधर, अरे ये मतलब रिकॉर्डिंग चल रही है ना बेटा, थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल रखो, है ना। ध्यान इधर, ये बताइए एरोमेटिक है कि नहीं? एरोमेटिक नहीं है, सही बात है। कौन सा रूल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? लास्ट वाला। लास्ट में एक ही रिंग है ना इसमें, तो एक रिंग के हिसाब से कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 6, इसमें 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि होने कितने चाहिए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, है ना। सो इट इज नॉट एरोमेटिक, इट इज नॉट एरोमेटिक, क्योंकि एज पर सिंगल रिंग इट शुड हैव 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, but it is having 8 pi electrons, so it is not aromatic। बात समझ में आई है ना। तो एरोमेटिक नहीं है। तो एरोमेटिक होने के लिए सारे रूल, तीनों में से एक कोई ऐसा रूल है जो नहीं करे तो नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ, एक और भी है कि एरोमेटिक है कि नहीं, ये वाला भी बताइए दो। अगर मैं कहूं कि भाई 6 की जगह 5 होते कार्बन,
तो नहीं होता, क्योंकि आधा आधा काटने पे वो बैलेंस नहीं आता। पॉइंट मार। हाँ, और वैसे भी 5 में दो ही डबल बॉन्ड होंगे, एक डबल इधर एक डबल इधर, तो 4 ही पाई इलेक्ट्रॉन आए ना। तो 4 पाई वाला भी नहीं होगा, 6 पाई होने चाहिए ना अगर एक पूरी रिंग है तो। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये एरोमेटिसिटी और ये सब लिख लो आप, ये हकल रूल लिख लो, बाकी ये तो आप लिख ही चुके हो। ठीक है, पॉज कर देना।